नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हमारी कक्षा 6 के पाठ 3 नादान दोस्त में के विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो भाषा की बात के प्रश्न उत्तर है उसमें विराम चिन्ह से संबंधित भी प्रश्न उत्तर आएंगे। तो उससे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह की परिभाषा। तो विराम चिन्ह होता क्या है, इसका जो सामान्य अर्थ होता है विराम चिन्ह का, वो क्या होता है? ठहराव या रुकना। ठीक है, अगर हम जब बोलते हैं तो हम बोलने के बाद में एक वाक्य बोलते हैं या दो वाक्य बोलते हैं, उसके बाद में हम सांस लेने के लिए थोड़ा सा ठहरते हैं, हम रुकते हैं। तो उसी ठहराव को और रुकने को हम क्या कह देते हैं? विराम कह देते हैं कि हम थोड़ा सा आराम लेते हैं। तो देखिए, विराम शब्द भी धन रम धन गण से मिलकर बना है और इसका मूल अर्थ जो है, ठीक है, वो क्या होता है? ठहराव या रुकना होता है। तो भाषा के लिखित रूप देखिए, तो भाषा का लिखित रूप है, ठीक है, वाक्यों में विराम लगाने अथवा रोकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको सामान्य भाषा में बताया कि हम जिस प्रकार से बोलते वक्त विराम लेते हैं, सांस लेते हैं, थोड़ा ठहर कर वापस बोलने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम। तो उसी प्रकार से लिखित भाषा में जब हम लिखते हैं तो उसमें हम विराम को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है हमारे पास? जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो अन्य शब्दों में किसी भी वाक्य को लिखते समय कुछ समय के ठहराव के लिए जिन संकेत चिन्हों को किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर विराम चिन्ह का प्रयोग अगर सही से नहीं किया जाता तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ भी हो सकता है, और वो अर्थ का अनर्थ हमें करना नहीं है। तो इसलिए हम विराम चिन्हों को आराम से और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए, यदि किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग ही प्रकार से नहीं किया जाए तो वाक्य क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है, फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। इसलिए वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब देखिए, उदाहरण देखिए कि हम एक वाक्य ले रहे हैं, रोको मत जाने दो। ठीक है, ये एक वाक्य लिया हमने, तो इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। कैसे, किस प्रकार से नहीं है? रोको मत जाने दो में रोकने के लिए कह रहे हैं, जानने के लिए कह रहे हैं, तो ये अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें रोको मत, इसके बाद में हम नाम चिन्ह लगाया है, और जाने दो। तो इस वाक्य में देखिए क्या हो रहा है? रोको मत जाने दो। तो इस वाक्य में हमें अर्थ समझ आ रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि रोकना नहीं है, जाने देना है। तो रोको मत के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिससे इस वाक्य के अर्थ में सामने वाले को जाने से रोकने के लिए मना किया गया। अब देखिए, रोको मत जाने दो, रोको के बाद में विराम चिन्ह लगाया गया है, तो हमें समझ आ जाता है कि हमें क्या बता रहे हैं? रुकने के लिए कहा जा रहा है और जानने से रोक रहे हैं। तो इस वाक्य में रोको शब्द के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिससे इसके अर्थ में सामने वाले को रोकने के लिए कहा गया है। तो ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों को देखकर आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों है। सिर्फ एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण प्रत्येक बार इस वाक्य के अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं। सिर्फ विराम चिन्ह के कारण एक ही वाक्य के कितने अर्थ निकल रहे हैं हम वो देख सकते हैं। अब देखिए, विराम चिन्ह के प्रकार। तो हमें देखना है विराम चिन्ह के जो प्रकार है वो। तो हिंदी में विराम चिन्ह प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि जो श्री कामता प्रसाद जी हैं, जिन्होंने हमारे हिंदी व्याकरण को क्या है व्यवस्थित तरीके से किया है, उन्होंने हिंदी व्याकरण के कितने बताए हैं विराम चिन्ह? 20 विराम चिन्ह
बताए हैं, ठीक है। और विराम चिन्हों की उत्पत्ति भी ऐसे मानते हैं कि उन्होंने ही की होगी, लेकिन उन्होंने विराम चिन्हों को क्या है, व्यवस्थित रूप से किया है। देखिए, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह। और इन विराम चिन्हों को, चिन्ह जो है वो किस प्रकार से लिखते हैं, तो इनके सामने है। अल्प विराम जो है प्रकार से लगाते हैं, जो अर्ध विराम है, ठीक है, वो इस प्रकार से लगाते हैं, और जो पूर्ण विराम है वो इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए, ये भी कहा गया है कि जो हिंदी के विराम चिन्ह है उनको कहाँ से लिया गया है, जो अंग्रेजी के विराम चिन्ह है वहां से ही लिया गया है। लेकिन इनमें बस एक ऐसा विराम चिन्ह है जो क्या है, हिंदी का विराम चिन्ह है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में सिर्फ एक ही विराम चिन्ह था, वो कौन सा था, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम हम किस प्रकार से लगाते हैं, ऐसे, क्या बोलते हैं, खड़ी पाई भी बोलते हैं, तो इस प्रकार से पूर्ण विराम लगाते हैं। लेकिन हम अगर इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर यही हम लगाएं, तो लगाते हैं इस प्रकार से। तो देखिए, अंग्रेजी और हिंदी के एक ही विराम चिन्ह में क्या है, बदलाव है। बाकी सभी विराम चिन्ह जो है वो इस प्रकार से रहेंगे। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इसमें अधिबोधक चिन्ह, लाघव या फिर संक्षेप सूचक, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या है, अल्प विराम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्प विराम जो है वो किस प्रकार से है, मोहन जरा रसोई घर से खाना ले आना। रोहन, मोहन और सोहन साथ में विद्यालय जाते हैं। ठीक है, अब अल्प विराम जो है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लगाते हैं कि अगर हमें कुछ वस्तुओं में क्या है, भिन्नता दिखानी है, अलग अलग दिखाना है, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे, अगर हमें, ठीक है, किसी शब्द को वाक्य से क्या है, अलग दिखाना है, तो उसमें भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके उदाहरण निम्न है। इस प्रकृति के लिए पहाड़, झरने या खेतों आदि का काफी अधिक महत्व है। तो इसमें देखिए, शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भारत में गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मक्का, तो देखिए इनको भी अलग अलग दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अर्ध विराम चिन्ह, तो किसी भी वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ देर कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसे अच्छे से समझिए कि किसी भी वाक्य में पूर्ण विराम कब होता है, जब हम एक वाक्य को बोलकर खत्म कर देते हैं या लिखित रूप में हम लिखकर उसे खत्म कर देते हैं, तो हम उसमें पूर्ण विराम लगा देते हैं कि हमारी बात जो है वो पूरी होगी। और अल्प विराम में हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हमें अगर किसी शब्दों को अलग अलग रूप से दिखाना है या किसी शब्द को वाक्य से अलग दिखाना है, तो हम अल्प विराम लगाते हैं। लेकिन अर्ध विराम में क्या हो जाएगा कि पूर्ण विराम से तो क्या है, कम, और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा अगर ठहराव है तो हम वहां अर्ध विराम लगाते हैं। अन्य शब्दों में एक वाक्य व वाक्यांश के साथ किसी अन्य वाक्य अथवा वाक्यांश का संबंध बताना होता है, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, मुझे यहाँ से जाना है, फिर घर जाना है। ठीक है, तो अर्ध विराम में आप ये और देखिए, ठीक है, कि इसमें क्या होंगे, दो वाक्य होंगे। ठीक, तो हो सकता है पहले वाक्य का अर्थ जो है वो दूसरे वाक्य में पूरा हो रहा होगा, ठीक है, या फिर दूसरे वाक्य का अर्थ जो है वो कौन से भाग में होगा, पहले भाग में पूरा होगा। तो उनके बीच में संबंध बताने के लिए क्या लगाया जाता है,
अर्धविराम लगाया जाता है। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी है। जो मेहनत करता है वह फल भी प्राप्त करता है। अब देखिए पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है, पूर्ण विराम हम कब लगाएंगे? जब कोई वाक्य समाप्त हो गया है तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या करेंगे? हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए इनके उदाहरण देखिए। राम खाना खा रहा है। ठीक है, अब राम खाना खा रहा है तो ये वाक्य जो है वो पूरा हो गया, तो हमने पीछे क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। वह घर जा रहा है, वह घूमने जाता है, शाम घर जाएगा, मेरा प्रिय मित्र सूरज है। तो जब हमारी बात जो है वो पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? लिखित में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अब देखिए उपविराम। उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। जब किसी वाक्य को अलग दिखाना होता है तब उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उपविराम का चिन्ह जो है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए उपविराम और क्या होता है? अगर हमें किसी शब्द की क्या करनी होती है, उपविराम में हम क्या करेंगे? ठीक है, कि उपविराम का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? जहाँ पे क्या होता है, ठीक है, वाक्य को अलग दिखाना होता है, तो वहां पर हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। लेकिन किसी शब्द की अगर हमें कोई सीमा निर्धारित करनी है तो वहां भी हम क्या लगाएंगे? उपविराम लगाएंगे। जैसे देखिए प्रदूषण एक अभिशाप। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अगर आप एक निबंध लिख रहे हैं प्रदूषण पर, ठीक है, तो प्रदूषण हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो विज्ञान के निबंध में आप क्या करेंगे? ठीक है, विज्ञान के लाभ, लाभ करके आप क्या लगाएंगे? उपविराम लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे? सिर्फ लाभ के बारे में ही बताएंगे। तो इस शब्द का क्या कर दिया हमने? एक सीमा निर्धारित कर दी। तो उसी प्रकार से आप हानि के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो विराम चिन्ह क्या है, एक शब्द की सीमा निर्धारित कर देता है, उसमें हम क्या लगाते हैं? उपविराम लगाते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में किसी प्रश्न सवाल के पूछे जाने या भाव हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से किसी वाक्य में एक सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, जो इस प्रकार का होता है। भारत कब आजाद हुआ था? आप संभवतः पुलिस अधिकारी हैं, आपका नाम राम है ना? तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न या प्रश्न की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो जहां पर प्रश्न होगा वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। अब देखिए योजक चिन्ह। किसी वाक्य में दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध स्पष्ट करने एवं उन्हें जोड़ कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए योजक चिन्ह में हम क्या करेंगे? ये समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही भगवान होते हैं, तो माता पिता क्या है? एक संबंध बता रहे हैं, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा दिया। व्यापार में लाभ हानि होना आम बात है। परिश्रमी व्यक्ति रात दिन मेहनत कर सफलता प्राप्त करता है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। सैनिक अपने तन मन से हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब देखिए कोष्टक चिन्ह। अब वाक्य में किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए हमने क्या है? वाक्य में कुछ लिख दिया या हमने कुछ ऐसा शब्द लिख दिया कि उसके बारे में हमें कुछ और भी बताना है अच्छे स्पष्ट रूप से, तो हम वहां पे क्या करते हैं? कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
किसी भी वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक, ठीक है, हम लगाते हैं। अन्य शब्दों में किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट और अच्छे से बताने के लिए क्या है, हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, लघु कोष्टक है, इसके जो है, ठीक है, भेद भी है, प्रकार भी है, वो है लघु कोष्टक, ला और दीर्घ। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है, तो इस शब्द को क्या है, स्पष्ट रूप से बताने के लिए कोष्टक बना दिए और उसमें लिख दिया मीठा गाने वाली, सुरीला गाने वाली या मधुर गाने वाली। दशानन, ठीक है, तो 10 सिर वाले, ठीक है, तो इस शब्द को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। या आपकी कोई गणित में क्या है, अगर आप कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसका प्रयोग करते हैं। अध्यापक क्रोधित होते हुए, अगर हम संवाद करते हैं या वो लिखित रूप में हम कर रहे हैं तो हम कोष्टक लगा के स्पष्टता से बताते हैं। भगवान परशुराम क्रोध में कांपते हुए, ठीक है। अब देखिए अवतरण या उदाहरण चिन्ह, किसी महापुरुष की बातों को या फिर किसी खास बात को, अगर किसी महापुरुष ने कोई खास बात कही है या कोई महत्वपूर्ण बात है तो जोर देकर कहने के लिए अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह को ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण देखिए, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। इसने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, तो हमने अवतरण चिन्ह लगा दिया। इसमें ये भी अगर हम किसी महापुरुष की बात को कह रहे हैं, अवतरण चिन्ह में भी एक आता है एक हरे और दोहरे, ठीक है, तो इसमें आ गया कि अगर हम किसी महापुरुष की बात में बता रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद में। और अगर हम ऐसा लिखे कि गोदान प्रेमचंद का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान में हम क्या कर देंगे, एक हरे जो अवतरण चिन्ह है वो लगा देंगे। ये कोई महत्वपूर्ण क्या है, वस्तु है, ठीक है, या कोई महत्वपूर्ण बात है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो देखिए किसी भी वाक्य में हम क्या बता रहे हैं, अपने हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, जैसे हर्ष हो गया, या विवाद है, या विस्मय या घृणा हो गया, या आश्चर्य हो गया कि हमें किसी बात पे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, करुणा, भय आदि, ठीक है, ऐसे अगर कोई भी भाव हो तो उसको बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, हे भगवान कैसे हो गया, अरे यह कब हुआ, हाय वह टक्कर मार दिया, वाह कितना सुंदर पक्षी है। अब देखिए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखने में बहुत बड़े होते हैं, तो उन्हें क्या है, छोटा रूप देने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े शब्द या अथवा प्रसिद्ध शब्द को क्या है, संक्षेप छोटे रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही क्या है, लाघव चिन्ह है, ठीक है। उदाहरण देखिए, डॉक्टर के लिए हम करते हैं, पंडित के लिए, ठीक है, पहला अक्षर लिखा उसके पीछे शून्य लगा दिया। इंजीनियर के लिए हमने इसका संक्षेप रूप इस प्रकार से बना दिया। प्रोफेसर के लिए हमने इसका संक्षेप रूप इस प्रकार से बना दिया। उसी प्रकार हम जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए भी हम संक्षेप रूप इस प्रकार से बनाते हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद, संबंधों या फिर प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। निर्देशक चिन्ह क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी विषय पर हम कुछ लिख रहे हैं वाक्य, तो या विवाद या फिर किसी संबंधित, ठीक है, उदाहरण के आगे हम ये चिन्ह लगाते हैं। ये देखिए, राम तुम यहाँ क्यों आए हो, जैसे फल, सब्जी, मसाले आदि। तो अब देखिए ये जो राम है, ये तो हम क्या हो गया, एक संवाद है, ठीक है, या विषय हो गया, विवाद हो गया,
ठीक है। एक संवाद में क्या चल रहा है, राम, ठीक है। तो इसके आगे हमने ये चिन्ह लगा दिया, निर्देशक चिन्ह, तो हमें पता चल गया कि ये जो वाक्य है वो किसने कहा है, राम ने कहा है। वैसे उदाहरण के लिए हम जैसे लिख के इसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाते हैं और अपने उदाहरण लिखते हैं। अब देखिए विवरण चिन्ह, किसी वाक्यांश, ठीक है, वाक्य में हम क्या करते हैं, विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी भी विषय, ठीक है, या अथवा कथन को विस्तार से समझाने के लिए, हमने किसी विषय पे हमें कुछ लिखना है, कुछ समझाना है, तो उसे और विस्तार से समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, नीम के निम्न फायदे हैं, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह लगा दिया, और इसके बाद में हम नीम के फायदों के बारे में वाक्य लिखेंगे। भाषा के मुख्य 3 भेद होते हैं, तो भाषा के हम 3 भेद लिख के उसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। संज्ञा के मुख्य 5 भेद है, तो इन सभी विषयों में क्या है, और विस्तार से समझाने के लिए, लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का। अब देखिए विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, अंश पद भी कहते हैं। और चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं, देख लीजिए। जब किसी शब्द क्या होता है, अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं और लिखते लिखते हम क्या करते हैं, कोई शब्द भूल जाते हैं लिखना, या हमसे गलती से छूट जाता है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो उस छूटे हुए वाक्य के नीचे अंश पद मतलब ऐसा चिन्ह लगा के, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए राम, और हमने यहाँ पे लगा दिया हमारा हंस पद, ठीक है, और जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विद्यालय लिख सकते हैं। सूरज जयपुर में रहता है, अब हम जयपुर लिखना भूल गए हैं, तो हम हंस पद का चिन्ह लगा के जयपुर लिखेंगे। अब देखिए पदलोप चिन्ह, जब वाक्य अथवा अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है, तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें थोड़ा सा क्या करना है, अंश छोड़ना है, उसके बाद में हमें वापस लिखना है। अजय ने विजय को गाली दी, मैं चला जाऊंगा पर, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, थोड़ा सा अंश छोड़ना है, उसके बाद में हमें वापस लिखना है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, पदलोप चिन्ह लगाएंगे। रेखांकन चिन्ह, किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद व वाक्य, ठीक है। जब हम पाठ पढ़ते हैं किताब में, तो क्या होता है, कुछ वाक्य जो होते हैं हमें लगता है ये महत्वपूर्ण है ना, ये परीक्षा में आ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे रेखा खींच देते हैं, तो क्या करते हैं, उसे हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी विभाजित करती है, ठीक है। तो हम इस पे क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी विभाजित कर सकता है, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, तो हम ऐसे रेखांकन चिन्ह लगा सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है, दान उपन्यास है, तो हम इस प्रकार से रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, अब देखिए किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें अगर एक ही शब्द क्या करना है, बार बार लिखना है, तो उससे बचने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का। देखिए किसी वाक्य में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से हमने एक शब्द लिख दिया, ठीक है, हमें वापस नीचे वही शब्द लिखना है, उसके नीचे क्या लगा देंगे, ऐसा पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह, किसी वाक्य में जब किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अब किसी वाक्य में क्या होता है, कुछ शब्द बड़े होते हैं, कुछ शब्द छोटे होते हैं, तो उनके उच्चारण में क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है, समय लगता है, तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह
का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये हिंदी साहित्य जो है ना, जिसमें छंद होते हैं, दोहे होते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। अन्य शब्दों में छंद में दीर्घ मात्रा, ठीक है, दीर्घ मात्राएं जो है हमें पता है, और लघु मात्रा दर्शाने के लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, देखत भृगुपति वेशु कराला। अब देखिए, जहां पर क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, वहां पर क्या है, ऐसा चिन्ह आएगा। अब देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब ये क्या होता है, शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य ये क्या होता है, तुल्यता को दर्शाने के लिए, तुल्यता मतलब किसी की तुलना हो रही है कि उसकी तुलना किस प्रकार से है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में किसी वाक्य में दो शब्दों की तुलना, समानता या बराबरी, उनको दर्शाने के लिए क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक को इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए 5:10, ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा है, बीच में हमने तुल्यता सूचक चिन्ह लगाया है। अच्छाई और बुराई, तो इन शब्दों में हम क्या बता रहे हैं, इनकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तो तुलना बताने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, विराम चिन्ह को है वो हमने अच्छे से समझ लिया है, तो आपको भी जो है अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा विराम चिन्ह जो है वो कहाँ पर वाक्य में लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, भाषा की बात का जो है हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है, तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश जो है वो क्या है, अधूरा सा है। आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो देखिए, इसमें क्या है, ये अंश है सत्याग्रह का, इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो आवश्यकता के अनुसार आपको इसमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना है। अब देखिए, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, हमने एक वाक्य को पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगा दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, मोटे राम। अभी क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी फूफी मुझे दे, देखो तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो अब देखिए, जिस अंश में बिल्कुल भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, हमने उस अंश में आवश्यकता अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग कर दिया है, और अब ये जो अंश है वो अधूरा नहीं लग रहा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह और ये जो हमने भाषा की बात का प्रश्न उत्तर हल किए अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तब मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।